नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अब तक आधुनिक काल की जो परिस्थितियां और पृष्ठभूमि है उस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। तो उसमें से जो प्रथम जो खंड हमारे सामने आता है उसे हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 या यूँ कहें कि सन 1843 से माना है और इसी समय से हम भारतेंदु काल का प्रारंभ भी मान सकते हैं। अब जहाँ तक भारतेंदु युग के नामकरण और इसके काल निर्धारण का प्रश्न हमारे सामने आता है तो इसके नामकरण को लेकर कोई विशेष दुविधा या विशेष विवाद विद्वानों के बीच नहीं रहा है। सभी ने सर्वसम्मति से इसे भारतेंदु काल के नाम से अभिहित करने की सहमति दी है, क्योंकि इस युग पर हमें भारतेंदु के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व से इस काल में न केवल साहित्य की दिशा को अपितु भाषा को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। जिस प्रकार से भारतेंदु जी ने इस काल की भाषा को परिमार्जित करके गद्य के योग्य बनाया और फिर उसका बाद में पद्य की भाषा के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा और जिस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य के विषयों को एक नई दिशा प्रदान की, उसे जनसाधारण से जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को जनसाधारण से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी और बाद में चलकर उन्हीं का अनुसरण करके अन्य रचनाकारों ने जनसाधारण से जुड़ी हुई साहित्यिक रचनाएं लिखी। तो इस कारण से भारतेंदु नाम सर्वसम्मति से विद्वानों के मध्य स्वीकार किया जाता है। जहाँ तक इस भारतेंदु युग के काल निर्धारण या समय सीमा की बात है तो इस पर विद्वानों के बीच किंचित विवाद अवश्य है। हम जानते ही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का प्रारंभ संवत 1900 या सन 1843 माना है। तो संवत 1900 इस युग का प्रारंभ मानने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है उसमें 1900 इस प्रकार से एक संख्या रखने के अतिरिक्त कोई तुक नहीं दिखाई देता, कोई तर्क नहीं दिखाई देता। वे चाहते थे कि सीधी सीधी कोई ऐसी संख्या रख दी जाए जिसको याद करना आसान हो, तो इसीलिए उन्होंने संवत 1900 या सन 1843 इस प्रकार से इस युग का प्रारंभ रखा। इसीलिए कुछ विद्वान यह मानते हैं कि भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ था, इसलिए 1850 ईस्वी को ही इस युग का प्रारंभ मान लिया जाए। लेकिन यदि हम गंभीरता से विचार करें तो 1850 को इसलिए कि भारतेंदु का जन्म इसी वर्ष हुआ था, इस युग का प्रारंभ तर्क संगत रूप से नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भारतेंदु ने जन्म लेते ही साहित्य को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। किसी भी बच्चे को जन्म लेने के बाद कुछ वर्ष तो लगेंगे ही कि वह किसी स्थान के साहित्य को, किसी समय के साहित्य को प्रभावित कर पाए।
इस संबंध में एक बाधा यह भी है कि भारतेंदु के जन्म और मृत्यु के आधार पर ही यदि इस युग का काल निर्धारण किया जाए तो क्योंकि भारतेंदु की मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई थी तो 1885 को इस युग का अंत मान लेना चाहिए। लेकिन प्रायः 1885 को विद्वान इस युग का अंत नहीं मानते हैं। वे सन 1900 यहाँ विक्रमी संवत 1900 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। विक्रमी संवत यदि देखेंगे तो वह हो जाएगा 1957। तो हम सन 1900 की बात कर रहे हैं तो सन 1900 ही अधिकतर विद्वानों के द्वारा भारतेंदु युग की अंतिम सीमा माना गया है। क्यों? क्योंकि जो इससे अगला युग द्विवेदी युग आता है और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव ही सर्वत्र दिखाई देता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उस युग की साहित्यिक चेतना पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्र का संपादन या ये कहें कि वे सरस्वती पत्रिका से सन 1900 में जुड़े थे। तो इसीलिए सबसे उचित तो यही रहता है कि इसकी अंतिम सीमा सन 1900 को ही माना जाए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका से इसी वर्ष जुड़े थे। तो इसीलिए भारतेंदु के जन्म वर्ष सन 1850 को भारतेंदु युग का प्रारंभ वर्ष मानने में दुविधा है या बाधा है। डॉक्टर बच्चन सिंह एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक मत प्रस्तुत किया है कि न ही सन 1843 न ही सन 1850 अपितु भारतेंदु युग का प्रारंभ सन 1857 मानना चाहिए। और भारतेंदु युग क्योंकि आधुनिक काल का प्रथम युग है तो आधुनिक काल और भारतेंदु युग दोनों ही की शुरुआत सन 1857 से ही माननी चाहिए, क्योंकि 1857 भारतीय इतिहास में और साहित्य के इतिहास में दोनों ही इतिहासों में अपना एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अनेक प्रकार के परिवर्तन देश की राजनीति में, सामाजिक ढांचे में और साहित्यिक ढांचे में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आए, क्योंकि भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग का जो सीमा निर्धारण है वो हम सन 1857 से इसका प्रारंभ और सन 1900 में हम इसकी अंतिम सीमा मान सकते हैं, क्योंकि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में जब हिंदी की जो प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, इस सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1900 में हुआ और इसके बाद ही द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाना चाहिए, क्योंकि इस पत्रिका का बहुत ही गहरा प्रभाव आगे के साहित्य पर पड़ा था। तो इसी कारण से सन 1900 को हमें इस युग की अंतिम सीमा मानना चाहिए। हम भारतेंदु काल के नामकरण और काल निर्धारण पर चर्चा कर चुके हैं और अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या हैं, या यह कह सकते हैं कि इस युग में जो भी काव्य हमें देखने को मिलता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रथम जो विशेषता हम भारतेंदु काल की देखते हैं वह है विषय विविधता। देखिए, भक्ति काल और रीति काल जब हम देखते हैं तो उसमें जो कविता का विषय था वह भक्ति या श्रृंगार या वीर, इन तीनों ही दायरों से लगभग संबंधित रहता था। आम जनजीवन से जुड़ी हुई कविताएं उस समय बहुत कम लिखी गई थी और उस समय ये हम कह सकते हैं कि या तो कविता का विषय
पारलौकिक था या फिर दरबारी या श्रृंगारिक विषय ही कविता में अधिकतर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि आधुनिक काल, जैसे कि हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में चर्चा की थी और भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला पड़ाव है, तो आधुनिक काल में जो कवि है वह जनमानस से जुड़ा है, वह जनसाधारण की समस्याओं को अपनी कविता में विषय के रूप में अपनाता है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई कवि जनसाधारण से जुड़ेगा तो उसकी कविता का विषय उन जनसाधारण की जो दैनंदिन जीवन है, जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, उससे वह विषयों को अवश्य ही उठाएगा। और जो उनके कष्ट हैं, जो उनको परेशानियां, जिन परेशानियों का सामना वे जनसाधारण कर रहे हैं, उन सबका वर्णन कविता में अवश्य ही आएगा। हमने देखा कि रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं वे मुख्यतः दरबारों में रहे हैं और उन्होंने दरबारी वातावरण ही देखा है, तो वे ये संवेदनाएं प्राप्त नहीं कर सकते थे कि जनसाधारण लोग किस दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन से उन कवियों को कोई सरोकार नहीं था। तो जब वे उन संवेदनाओं को ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो क्योंकि कविता संवेदनाओं पर अधिक आधारित होती है, तो वे उस प्रकार की कविताएं कैसे लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि इस समय प्रेस का विकास हो गया है और जो कवि हैं उनकी कविताएं जनसाधारण तक पहुंचने लगी और कवि स्वयं भी नाटक इत्यादि के माध्यम से जनसाधारण से जुड़े भारतेंदु युग के अधिकतर जो रचनाकार हैं वे नाटककार भी रहे हैं और भारतेंदु तो अभिनेता भी रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वे नाटक में अभिनेता के रूप में भी भाग लेते थे और उस समय नाटकों का उद्देश्य यही था कि वे अपने नाटकों के माध्यम से समाज में जागृति लाना चाहते थे, जनता को जागरूक करना चाहते थे और समाज में फैली कुरीतियों इत्यादि के बारे में समाज में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। तो इस माध्यम से भी वे जनसाधारण से जुड़े थे। उन्होंने साहित्य को जन जागृति का एक माध्यम बना लिया था। तो जब इस प्रकार से कोई कविता लिखी जाएगी तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जनता से जुड़े हुए, जनसाधारण से जुड़े हुए विषय उसमें आएंगे ही। भारतेंदु काल में कवियों ने कविता के लिए ऐसे ऐसे विषयों को चुना है कि भारतेंदु युग से पहले के कवि ऐसे विषयों पर कविता लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जैसे निर्धनता, भूख, अकाल, महंगाई, रोग, बैर, कलह, आलस्य, संतोष, कायरता, खुशामद, टैक्स, अनैक्य, देश की दुर्दशा, धार्मिक मतभेद, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, व्यभिचार, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा, अज्ञान, रूढ़ी प्रियता, समुद्र यात्रा, कूपमंडूकता, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, अपव्यय, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, फैशन, सिफारिश, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, सुरा सेवन, न जाने ऐसे ऐसे कितने विषयों पर भारतेंदु काल के कवियों ने कविता लिखी है। तो हम यह बिल्कुल एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं भारतेंदु काल से पूर्व की कविता और भारतेंदु काल की कविता में कि विषयों में बहुत सी विविधता आ गई। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु काल से पहले के जो विषय थे, श्रृंगार, वीर और भक्ति इत्यादि जो ये विषय थे, इन विषयों पर भारतेंदु काल में कविता नहीं लिखी गई। इन पर तो कविता लिखी ही गई क्योंकि ये तो कविता के शाश्वत विषय हैं। लेकिन अंतर यह है कि पहले केवल इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द केंद्रित कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन भारतेंदु काल में इन विषयों के अतिरिक्त भी बहुत मात्रा में कविताएं लिखी गई। जैसे कि हमने ऊपर अभी बहुत से विषयों के बारे में चर्चा की, तो क्योंकि
देखिए उस समय जो अंग्रेजी सरकार की नीतियां थी या अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रसार हो रहा था, तो उसके दुष्प्रभाव या उसके लाभ इन सब विषयों को भी कविता के रूप में अपनाया गया। या फिर जिस प्रकार से लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी इत्यादि का सामना करना पड़ रहा था, यदि संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें तो फैशन, सुरा सेवन या फिर जो आलस्य एक प्रकार से समाज में विद्यमान था, इन सब को लेकर भी कवियों ने कविताएं लिखी और इन कविताओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास उन्होंने किया। यदि हम बौद्धिक विषयों की तरफ देखें तो बौद्धिक विषयों में संतोष, खुशामद, कायरता, ये जो सारे विषय हैं, ये सारे विषय बौद्धिक जो बातें होती हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु काल में कविता में विषयों की विविधता हमें मिलती है। भारतेंदु काल की कविता की जो अगली प्रवृत्ति हम देखते हैं वह है उस कविता में सामाजिक चेतना। हमें भारतेंदु काल की कविता में सामाजिक चेतना दिखाई देती है। ये तो बात हम कह ही चुके हैं कि इस समय का कवि समाज से जुड़ गया था, तो समाज में जैसा भी वो दशा देखता है, समाज की दशा देखता है, तो उसकी चेतना उस समाज की दशा से जुड़ जाती है। तो कविता में भी वही सामाजिक दशा परिलक्षित होती है। क्योंकि भारतेंदु युग का कवि समाज से जुड़ा हुआ था, तो वह जब विचार करता है, क्योंकि कवि या जो भी रचनाकार हैं वे विचारशील भी होते हैं, तो जब वे विचार करते थे, यह जानने का प्रयास करते थे कि आज हमारी दशा क्या है और पूर्व काल में, प्राचीन काल में हमारी दशा क्या थी, हम किस स्थान पर, किस स्तर पर खड़े थे और आज हम किस स्तर पर खड़े हैं। तो उन्हें ये सत्य रूप से ये पता लग गया कि प्राचीन जो हमारा काल था वह बड़ा ही गौरवशाली था। यदि हम गुप्त काल की बात करें या मौर्य वंश की बात करें, तो उस समय भारत बहुत ही समृद्ध था और विश्व में हम विश्व गुरु कहलाते थे। यदि कोई शिक्षा का भी क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या शक्ति का क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्रों में हम अग्रगणी थे, हम सभी क्षेत्रों में आगे थे। लेकिन जब भारतेंदु काल था, 1857 के बाद की बात हम कर रहे हैं, तो उस काल तक आते आते भारत का पतन हुआ और इस पतन को वे स्पष्ट रूप से उस समय देख रहे थे कि हम जो है, जो कभी भारत जो है विश्व का सिरमौर होता था, वो आज किसी दूसरी जाति का दास बन गया है, अंग्रेजों के हम गुलाम बन गए थे। और जब इस काल के कवियों ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि इतने गौरवशाली इतिहास से हम इस अधः पतन, इस गिरावट की तरफ, इस पतन की तरफ कैसे अग्रसर हुए, इसके क्या क्या कारण रहे हैं, तो उन्हें बहुत से कारण इसके नजर आए कि मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हो या फिर और जो कई कारण हैं, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लूटपाट की गई हो या हमारी आपस में जो फूट थी कि जिसको हथियार बनाकर, फूट डालो राज करो, इसको हथियार बनाकर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, या जयचंद इत्यादि जो लोग थे उनकी गद्दारी थी जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सब कारण उनके सामने आते हैं और उनमें से एक कारण यह भी था कि हमारा समाज धीरे धीरे रूढ़िवादी और अंधविश्वास से युक्त हो गया था। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां पनप गई थी, जैसे उसमें हम देखते हैं बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, समुद्री यात्रा पर रोक, सती प्रथा इत्यादि। ये जो भी कुरीतियां हमारे समाज में प्रचलित थी, तो उन साहित्यकारों ने यह जान लिया कि ये जो कुरीतियां हैं, ये अंधविश्वास हैं, ये रूढ़ियां हैं, ये जड़ता हैं, ये सब भी हमारी अधोगति का कारण है, हमारे पतन का कारण है, हमारी इस दुर्दशा का ये भी कारण है।
आप भारतेंदु का एक यदि नाटक पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, तो उसमें आप सबको ये पढ़ने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि उसमें भारतेंदु किस प्रकार से इन सामाजिक बुराइयों को एक एक करके उठाते हैं और यह दर्शाते हैं कि इन सभी के कारण भारत की आधुनिक काल में जो दुर्दशा है वह हुई है। इसलिए इन रचनाकारों ने जनता को जागृत करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने यह सोचा कि यदि भारत को इस अधोगति से, इस पतन से उबारना है, तो समाज में फैले अंधविश्वास, समाज में फैली रूढ़ियों और कुरीतियों को अवश्य ही मिटाना होगा, उन्हें दूर करना होगा और समाज को एक विकसित और स्वस्थ दिशा की तरफ अग्रसर करना होगा। जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कविताओं में इस प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया कि जिन्हें पढ़कर लोगों में थोड़ी सी जागृति आ सके और जो सामाजिक कुरीतियां हैं या रूढ़ियां हैं या अंधविश्वास है या जड़ताएं हैं, उन सबको दूर किया जा सके, लोग इस बारे में सोच सकें, समझ सकें। इन रचनाकारों पर उस समय जो सामाजिक सुधार के आंदोलन चले हुए थे उनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद स्वामी दयानंद ने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, इसके अतिरिक्त महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इसी तरह से सत्य शोधक समाज जो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा उस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये सब भी अपने तरह से समाज सुधार का कार्य कर रहे थे। और क्योंकि ये जो इस समय के साहित्यकार थे ये भी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ गए थे, तो इसलिए इनके जो कविता है उस कविता में भी हमें समाज सुधार की बातें दिखाई देती हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं, इनमें से ही एक दो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्रीगण को विद्या देवें, करी पतिव्रता यज्ञ लेवें। तो देखिए यहाँ पर स्त्री शिक्षा की बात इसमें की गई है, अपने गौरव को, अपने प्राचीन इतिहास को पहचानने की बात की गई है। और क्योंकि उस समय स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, बहुत कम साक्षरता होती थी स्त्रियों में, तो ये लोग जो एक कवि थे, रचनाकार थे, ये इस बात को समझते थे कि स्त्रियों की शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए इस काल के कवियों ने स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। यह भी समाज सुधार का ही कार्य था। हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। देखिए यहाँ पर जो समाज में एक अमीर और गरीब के बीच में जो इतनी खाई सी बन गई थी कि एक वर्ग तो बिल्कुल अमीर और एक वर्ग बिल्कुल गरीब, तो उन पर इस दो पंक्तियों के माध्यम से कटाक्ष किया गया है। तो यह भी जो है एक सामाजिक कुरीति ही समझिए कि समाज में इतना वर्ग भेद उत्पन्न हो जाए कि कोई तो बड़े ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इस पर उन कवियों की दृष्टि गई, तो उन्होंने इस प्रकार की पंक्तियां भी लिखी। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति, अगली प्रवृत्ति हम देखते हैं कि अगली प्रवृत्ति है भारतेंदु काल की कविता की राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। राजभक्ति का अर्थ है कि उस समय जो भी शासन व्यवस्था चला रहे हों, यानी जो शासक हों, तो उनके प्रशंसा में जो कविताएं लिखी जाती हैं उसे राजभक्ति कहा जाता है। और राष्ट्रभक्ति में हम उन बातों को सम्मिलित करते हैं जब जो देश के लोग हैं उनकी आवाज को, उनकी जो कठिनाइयां हैं या उनकी जो बातें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको अपनी कविता में लाया जाए, तो उसे राष्ट्रभक्ति की कविताएं कहा जा सकता है। तो भारतेंदु काल के जो कवि हैं उनकी कविताओं में दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं।
जैसा कि हम आधुनिक काल की परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इस काल के जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, या जो भी और भी अन्य जो नेता लोग थे, उन सबका यह मानना था कि अंग्रेजी राज कहीं न कहीं भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वे लोग मानते थे, शुरुआत में उन्होंने यही माना जब 1857 में महारानी विक्टोरिया का प्रत्यक्ष शासन भारत में हो गया, तो उन्होंने माना कि जैसी अच्छी व्यवस्था महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इंग्लैंड में है, वैसी ही अच्छी शासन व्यवस्था, वैसी ही सुदृढ़ शासन व्यवस्था वे भारत में भी करेंगे, और वैसा ही उत्कृष्ट जीवन यापन भारत के लोगों को भी करने को मिलेगा। उनकी भी स्थिति इंग्लैंड के लोगों की तरह ही सुदृढ़ हो जाएगी। तो वे यही आशा करते थे, और इसीलिए उनको अंग्रेजी शासन से कुछ उम्मीदें भी थी, आशाएं भी थी, अपेक्षाएं भी थी। इसलिए ये जो कवि लोग थे, ये अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी किया करते थे। हम उदाहरण देखते हैं। परम दुखमय तिमिर जबै भारत में छायो, यानी कि जब भारत में बहुत दुख देने वाला अंधकार छाया हुआ था, तब ही कृपा करी ईश ब्रिटिश सूरज प्रगटायो। तब भगवान ने कृपा करके ब्रिटिश शासन रूपी सूर्य का भारत में उदय किया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही बात हमारे सामने आती है कि ये ब्रिटिश राज्य को भारत के लिए अच्छा मानते थे। पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो सदा विक्टोरिया रानी। अमी यानी अमृत। तो यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जी ने, क्योंकि वे भी उस समय के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वे विक्टोरिया को, इंग्लैंड की महारानी को अमी यानी अमृत की कटोरी के समान, अमृत से भरी हुई कटोरी के समान बताते हैं, और उनकी लंबी आयु की कामना भी अपनी कविता में करते हैं। ये तो बात तब थी जब 1857 में भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों की नीतियों का पर्दाफाश होता गया, तब इन कवियों की भी आंखें खुली और उनको भी पता लगा कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत की व्यवस्था को सुधारना या भारत के लोगों के जीवन को सुधारना नहीं था, अपितु उनका तो एक ही लक्ष्य था, भारत में लूटपाट करना, भारत की संपत्ति को विदेश लेकर जाना, अधिक से अधिक भारत का आर्थिक रूप से शोषण करना। तो ये सब अंग्रेजों की नीतियों से स्पष्ट ही हो गया था। जैसे हम बात कर चुके हैं कि भारतीय उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता था और इंग्लैंड से तैयार माल को भारत में बेचा जाता था। इस तरह से मुनाफा कमाया जाता था। भारतीय लोगों को सरकारी सेवाओं में उच्च पद नहीं दिए जाते थे या फिर बिल्कुल भी नहीं दिए जाते थे। किसानों पर अधिक से अधिक कर लगाए गए। जमींदारी व्यवस्था को और विकृत रूप में स्थापित किया गया। इसी तरह से भारतीय उद्योग धंधों पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए। प्रेस की पर पाबंदी लगाई गई, यानी कि समाचार पत्र इत्यादि में कुछ भी लिखने पर, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने पर रोक लगाई गई। तो इस तरह से जो अंग्रेजी सरकार का चरित्र था, जिस प्रकार का दमनकारी नीतियां उनकी थी, जिस प्रकार की शोषणकारी नीतियां अंग्रेजी सरकार की थी, वो सब इन रचनाकारों के सामने स्पष्ट होती गई। तो जो इनकी राजभक्ति थी वो अब राष्ट्रभक्ति में बदलने लगी थी। इनकी आंखें खुल गई थी और इनको अंग्रेजों की वास्तविकता का पता लग गया था। तो फिर वे इनके खिलाफ भी लिखने लगे। ये सारे जो रचनाकार हैं, इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध भी उसके बाद में बहुत सारी कविताएं लिखी। हम उदाहरण देखते हैं। शत्रु शत्रु लड़वाई दूर रही लखिए तमाशा। लखना यानी कि देखना। देखिए इसमें बात ये कही गई है कि जो देशी राजा थे, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो उसमें जो राजा, जो स्वदेशी राजा जो आपस में शत्रु थे, उनको लड़ाकर, उनको आपस में उनमें फूट डलवाकर, उनको लड़ाकर दूर रही, दूर से लखिए, देखिए तमाशा। कि ये अंग्रेज लोगों की नीति क्या थी कि दो राजाओं को आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा देखते थे। प्रबल देखिए जाही, जिसको प्रबल देखो ताही मिली दीजिए आशा, उससे मिलकर उसको
आशा बंधा देना, उसको उम्मीद बंधा देना कि हाँ तुम जीत जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर बाद में उसको भी काबू में कर लेना। इन्होंने बिल्कुल, अंग्रेजों ने ऐसा ही किया कि एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ लड़वाना और उसको मदद का आश्वासन देना, और फिर जब कुछ दिन बीत जाएं तो जिस राजा को इन्होंने मदद दी थी उसके खिलाफ भी युद्ध करके उसको भी अपने अधिकार में ले लेना। इन रचनाकारों को यह पता लग गया था कि भले ही अंग्रेजी राज में बहुत सी हमने वैज्ञानिक प्रगति की हो, बहुत सी सुख सुविधाएं समाज में आई हो, लेकिन इनको यह भी पता था कि हमारा जो सारा धन है वह विदेशों में जा रहा है। हमारी जितनी भी संपत्ति है, भारत की संपत्ति है, वह अंग्रेजों के माध्यम से विदेशों में जा रही है और हम धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं। भारतेंदु ने कहा भी है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है अति ख्वारी। अति ख्वारी यानी कि यह बहुत ही एक खेद का विषय है कि हमारा सारा धन, पै धन की पर हमारा धन विदेशों में जा रहा है। भले ही हम कितना ही कह लें कि अंग्रेजों का राज बड़े ही साधन संपन्न है अंग्रेज, और इस राज में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा सारा धन विदेशों में जा रहा है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1874 में 1874 ईस्वी में उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन भी इसीलिए चलाया था क्योंकि वे मानते थे कि हमारे सारे उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं, तो यदि हम स्वदेशी की तरफ यानी भारत में निर्मित माल को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उन उद्योग धंधों को बचाया जा सकता है। और भारतेंदु जो भारत की वो वर्तमान स्थिति थी उसके लिए अंग्रेजों को भी उत्तरदायी मानने लगे थे। ये मानने लगे थे कि अंग्रेजों के कारण हमारी इस प्रकार की दुर्दशा हुई है। तो जो अंग्रेजी राज्य में जो भी प्रशासन था, पुलिस थी या जो सरकारी अधिकारी थे, उनकी जो नीतियां थी उन पर भारतेंदु एक नाटक में, बड़ा ही प्रसिद्ध सा नाटक है अंधेर नगरी, वो लगभग बहुत से पाठ्यक्रमों में पढ़ाया ही जाता है, तो उसमें एक चूर्ण बेचने वाले के माध्यम से देखिए किस प्रकार से व्यंग्य करते हैं। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरत पचावें, चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ये जो भारतेंदु की हमने पंक्तियां देखी, इन पंक्तियों में हमें स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि भारतेंदु के विचार किस प्रकार से धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहे थे, किस प्रकार से राजभक्ति से राष्ट्रभक्ति की तरफ इस काल के कवि बढ़ रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, ये सब जो प्रमुख ऐसे कवि थे इस युग के, जो प्रगतिशील विचारधारा से राष्ट्रीयता की कविताएं भी लिख रहे थे। इन कवियों की कविता में राष्ट्रभक्ति किस रूप में हमें मिलती है वह भी जान लें तो बहुत समीचीन प्रतीत होता है। एक तो ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि इन लोगों ने हमारे प्राचीन इतिहास और हमारी आधुनिक दशा पर विचार किया, तो ये पाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली था। तो इन्होंने अपनी कविता में उस प्राचीन ऐतिहासिक के गौरव को स्थान दिया, ताकि वे जब समाज को इस ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास के बारे में, इस गौरव के बारे में बताएंगे, हमारे प्राचीन इतिहास की गौरवमयता यानी उसके गौरव के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसकी उत्कृष्टता के बारे में, हमारा प्राचीन इतिहास कितना उत्कृष्ट था, इस बारे में जब वो जनता को बताएंगे तो उन्हें लगा कि जनता में एक नई प्रेरणा आएगी, नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वे जनता भी अवश्य ही विचार करेगी कि हम पहले किस प्रकार से उत्कृष्ट माने जाते थे और आज हमारी दशा क्या है। तो वे उठ खड़े होंगे और अवश्य ही अपनी दशा को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की प्रकृति है, चाहे उसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं,
वन क्षेत्र हैं या हमारी सांस्कृतिक विविधता है, तो उसका गुणगान भी उन्होंने शुरू किया ताकि हमारे देशवासियों में हीन भावना ना आए, क्योंकि उस समय देशवासियों में हीन भावना पनप गई थी। वे लोग यह मानने लगे थे कि अंग्रेज ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम श्रेष्ठ जाति नहीं हैं। तो इस प्रकार की हीन भावना ना पनपे, तो उन्होंने भारत की जितनी भी संस्कृति है, जितनी प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका गुणगान उन्होंने प्रारंभ किया। तो इससे भी उनकी राष्ट्रभक्ति झलकती है। और फिर उन्होंने ऐसे उपायों को भी बताया कि जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर कीजिए या आप में एकता होनी चाहिए, क्योंकि एकता ही एक ऐसा उपाय है जो किसी भी राष्ट्र को उन्नति की तरफ, विकास की तरफ ले जा सकता है, या यदि कोई राष्ट्र गुलाम है तो उसे स्वतंत्रता की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा उपाय एकता है। यदि लोगों में एकता होगी तो वे मिलकर किसी भी शासन व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं या किसी भी शासन व्यवस्था से संघर्ष कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कविताओं में इन उपायों को भी सम्मिलित किया। हम उदाहरण देखते हैं। हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात, सुखी होए हिय भरे प्रेम घन, सकल भारती भ्रात। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी मत मतांतर के लोग हैं वे अपने हृदय में ही, मतलब अपने हृदय में सभी के प्रति प्रेम भर लें, सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम हो तो वे सभी सुखी हो सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा, प्रहसन लिखा था। तो उसमें भी देखिए दो पंक्तियां, रोवहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अगली जो प्रवृत्ति हम भारतेंदु युग की कविता में देखते हैं वह है अंतर विरोधों की कविता। जैसा कि हम भारतेंदु युग की परिस्थितियों और पृष्ठभूमि में देखते आए हैं कि यह युग अंतर विरोधों का ही युग था। उस अंतर विरोध को हमने कई स्तरों पर देखा था कि एक तरफ तो राजभक्ति, दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति, इन दोनों के बीच में साहित्यकारों और जो समाज सुधारक थे उनके हृदय में एक अंतर विरोध, एक द्वंद्व चल रहा था। उसके अतिरिक्त ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इन दोनों के बीच कि किसको अपनाया जाए, कविता के लिए कौन सी भाषा सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है, इस बीच में भी, इसके बारे में भी साहित्यकारों के मन में द्वंद्व था। और यही अंतर विरोध इस युग की कविता की विशेषता भी बन जाते हैं। एक और अंतर विरोध हम इस समय की कविता में देखते हैं, क्योंकि इन्हें परंपरा से भक्ति और श्रृंगार की कविताएं प्राप्त हुई हैं, वीर रस से परिपूर्ण कविताएं भी प्राप्त हुई हैं। तो जो रीतिकाल, क्योंकि परंपरा तो इनकी रीतिकाल और भक्ति काल में ही मिलती है, आधुनिक काल की, तो परंपरा से इन कवियों ने देखा है कि श्रृंगार, वीर, भक्ति, यही इसी प्रकार की कविताएं लिखी जाती रही। तो ये लोग इस तरह की कविताएं भी लिखते रहे, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे जन सामान्य से जुड़ रहे थे, आधुनिक काल आ रहा था, लोकतांत्रिक विचारधारा से ये लोग परिचित हो गए थे, और इसके साथ ही प्रेस की स्थापना हो गई थी। जैसा हमने पहले विषयों की विविधता वाले विशेषता में, प्रवृत्ति में हमने इन बातों के बारे में जाना था। तो इस कारण से जन सामान्य के जो विषय थे ये इन्हें आधुनिकता में प्राप्त हो रहे थे। तो इन दोनों के बीच ही इनके मन में द्वंद्व था कि भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की कविताएं लिखी जाएं या जन सामान्य के सरोकारों से जुड़ी हुई उनके मुद्दों को दिखाती हुई कविताएं लिखी जाएं। तो यह भी अंतर्द्वंद्व हमें इस युग की कविता में दिखाई देता है। एक और हम अंतर्विरोध देखते हैं, हिंदू संस्कृति से प्यार और जातीय एकता, या फिर हम कह सकते हैं कि एकता। तो एक तरफ तो जो इस काल के कवि थे, क्योंकि आर्य समाज भी, क्योंकि जितने भी समाज सुधार आंदोलन थे उनमें आर्य समाज ही सबसे कट्टर हिंदूवाद की विचारधारा रखने वाला एक संस्था थी। भारतेंदु काल के बहुत से कवि ऐसे थे जो इस कट्टरवादी हिंदू कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो
वे हिंदू धर्म की श्रेष्ठता की तरफ उनके विचार झुके हुए थे। तो एक तरफ तो इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे जिस प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जहां की वो केवल हिंदूवादी विचारधारा के ही समर्थक दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन कवियों के विचारों में हमें राष्ट्रीय एकता, जैसे हमने ऊपर अभी बात की कि वे राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखते थे, उनमें यह भी वे दिखाते थे कि जितने भी मत मतांतर के लोग हैं वे सभी एक हो जाएं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस द्वंद्व की प्रवृत्ति है उनकी कविताओं में। उनकी कविताओं में कहीं तो हिंदुओं को की श्रेष्ठता के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जहां वे हिंदुओं की श्रेष्ठता की पैरवी करते दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं वे सभी धर्मों को समान मानकर सभी के प्रति प्रेम भाव रखकर आगे बढ़ने की बात भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह बात केवल साहित्य में ही नहीं थी, यह बात उस समय की राजनीति में, उस समय के समाज में भी हमें देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है कि जो उस समय की राजनीति होती है या समाज होता है, उसका प्रभाव साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के ये द्वंद्व, चाहे वो भाषाई द्वंद्व हो, चाहे वह धार्मिक द्वंद्व हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कविता के विषय से संबंधित द्वंद्व हो, तो ये सभी द्वंद्व हमें उस युग में दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो भारतेंदु युग की कविता है यह अंतर विरोधों की कविता भी है। भारतेंदु युग की कविता की एक और जो विशेषता हम देखते हैं वह है श्रृंगारिक वर्णन। देखिए, हम देखते हैं कि रीति काल में बहुत अधिक श्रृंगारिक वर्णन हुआ है, और कमोबेश भक्ति काल में या आदि काल में इनमें भी श्रृंगारिक वर्णन होता रहा है। और श्रृंगार तो कविता का एक, ये कह लीजिए कि शाश्वत विषय है, जो कि हमेशा से कविता का विषय रहा है श्रृंगार। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि भारतेंदु युग में श्रृंगारिक कविताएं ना लिखी गई हों। श्रृंगारिक कविताएं अवश्य लिखी गई, लेकिन रीति काल के श्रृंगार में और भारतेंदु काल के श्रृंगार में बहुत अंतर हम देखते हैं। और वह अंतर यह है कि इन्होंने श्रृंगार और प्रेम का वर्णन तो अवश्य किया है, लेकिन उसमें कहीं भी कामुकता या वासना हमें दिखाई नहीं देती है। बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही स्वच्छ और बड़ा ही गंभीर प्रेम इनकी कविता में दिखाई देता है। जैसे हम देखते थे कि रीति मुक्त जो कवि थे, रीतिबद्ध और रीति मुक्त या रीति सिद्ध, तीन प्रकार की काव्य धाराएं हम रीति काल में देखते थे। तो रीतिबद्ध जो कवि थे उनका प्रेम जो है वो बौद्धिक पक्ष से अधिक प्रभावित रहता था। उनके प्रेम में कामुकता और वासना अधिक दिखाई देती थी। वो स्वच्छ प्रेम और जो एक गंभीरता होनी चाहिए प्रेम में, हृदय पक्ष जो सम्मिलित होना चाहिए प्रेम में, श्रृंगार में, वो हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन रीति मुक्त कवियों में वह सब दिखाई देता था। उनका प्रेम जो है वो गंभीर भी था, स्वच्छ भी था, वासना और कामुकता से रहित था। तो ठीक इसी प्रकार से भारतेंदु काल के जो कवि हैं उनका प्रेम भी बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही गंभीर दिखाई देता है, और उसमें कहीं भी हमें कामुकता या वासना दिखाई नहीं देती है, या फिर शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम दिखाई नहीं देता है कि उसमें शरीर के प्रति ही वासना जो है वो हमें दिखाई दे। ऐसा बिल्कुल भी हमें भारतेंदु काल में दिखाई नहीं देता, बल्कि वह तो मन से किया हुआ या हृदय पक्ष से किया हुआ प्रेम दिखाई हमें देता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। हम कौन उपाय करें इनको हरिचंद, महाहठ ठानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। श्रृंगार की एक और प्रवृत्ति हमें इस काल की कविताओं में दिखाई देती है। जिस प्रकार से रीति काल के कवि राधा और कृष्ण या अन्य देवी देवता का आश्रय लेकर श्रृंगारिक रचनाएं रचते थे, तो उसी प्रकार से राधा और कृष्ण का आश्रय लेकर इस काल में भी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई। एक उदाहरण हम देखते हैं। जय जय हरि राधा रस केली, तरनी तनुजा तटिकंत पे बाहु बाहु पे मेली। हम कह सकते हैं कि श्रृंगारिक वर्णन या श्रृंगार वर्णन भी इस युग की कविता की विशेषता रही है। इस काल की कविता की जो अगली विशेषता हम देखते हैं वह है भक्ति भावना, क्योंकि भक्ति इन कवियों को श्रृंगार की तरह ही परंपरा से प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से रीतिकाल, भक्तिकाल इत्यादि से श्रृंगार वर्णन की परंपरा इन्हें प्राप्त हुई है, वैसे ही भक्ति की परंपरा भी इन कवियों को
प्राप्त हुई है। लेकिन उन कवियों की भक्ति में और इस काल के कवियों की भक्ति में एक अंतर हमें देखने को अवश्य मिलता है। वह है कि उस काल के भक्त स्वदेशानुराग को, कि देश के प्रति प्रेम और भक्ति, इन दोनों को मिलाकर भक्ति की रचनाएं नहीं लिखते थे। लेकिन इस काल में क्योंकि भारत बहुत ही अधिक दुर्दशा की स्थिति में था, तो इसलिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की भक्ति इसलिए की कि भगवान जो है किसी प्रकार का कोई चमत्कार करें और हमारे भारत की स्थिति को सुधारने का कार्य करें, कि भगवान की भक्ति से भारत की स्थिति सुधर जाए। वे प्रभु से यही प्रार्थना करते दिखाई देते हैं कि प्रभु किसी प्रकार से भारत की स्थिति को सुधार दें। तो हम ये देखते हैं कि भक्ति का पारंपरिक रूप और एक नया रूप जो कि स्वदेशानुराग से युक्त था, ये दोनों ही रूप हमें इस काल के कवियों की कविताओं में मिलते हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि हम आर्त भारतवासिन पे दीन दयाल दया करिए। आर्त मतलब पीड़ित, कि हम पीड़ित भारतवासियों पर हे दीन दयाल, हे परमेश्वर आप दया कीजिए। प्रभु हो पुनि भूतल अवतरियो, कि हे प्रभु आप फिर से भूतल यानी धरती पर अवतार लें। अपने या प्यारे भारत के दुख दरिद्र हरिए, कि आप भूतल पर अवतार लें और अपने इस प्यारे भारत के दुखों को हर लें। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, हे करुणा के निधि, हे करुणामय केशव कृष्ण आप कहाँ सो रहे हैं। जगत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए, जगत नाही कि आप जाग नहीं रहे, आप कहाँ सोए हुए हैं। भारतवासियों ने आपको जगाने के इतने यत्न कर लिए, आप जाग क्यों नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं कि जिसमें ईश्वर से भारत की दशा को सुधारने की प्रार्थना की हुई है, वे कविताएं हमें इस काल की भक्ति रचनाओं में बहुत अधिक मिलती हैं। अगली जो प्रवृत्ति हम इस काल की कविताओं में देखते हैं वह है हास्य एवं व्यंग्य। हास्य भी कविता का विषय कभी से रहा है। रीतिकाल में हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा अल्प मात्रा में हम देखते हैं। तो इस काल के कवियों ने हास्य और व्यंग्य की बहुत सी कविताएं लिखी। यदि उन्हें किसी सरकार पर या समाज की किसी कुरीति पर व्यंग्य करना होता था तो वे बड़े चुटकीले अंदाज में, बड़े ही हास्य के अंदाज में, बड़े ही मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करते थे। और भारतेंदु ने जो मुकरियां लिखी हैं उन मुकरियों में वो देखिए किस प्रकार से बड़े ही चुटकीले और व्यंग्यात्मक अंदाज में, बड़े ही हास्य के अंदाज में अपनी बातें कह रहे हैं और व्यंग्य भी समाज पर और सरकार पर कर रहे हैं। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन मूसै, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सखी साजन ना अंग्रेज। देखिए अंग्रेजों पर कितना बड़ा व्यंग्य किया है कि वे भीतर भीतर हमारा शोषण कर रहे हैं और बाहर से ये दिखा रहे हैं कि हम आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, बातों में वे बड़े तेज हैं। तो अंग्रेजों के बारे में इस प्रकार से उन्होंने व्यंग्यात्मक और बड़े ही प्रहसन के अंदाज में, हास्य के अंदाज में ये बात कही है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोही करण खराब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। देखिए खिताब यानी कि किसी को कोई इस प्रकार से इनाम या कोई इस प्रकार से उपाधि दी जाती है तो उसके बारे में भारतेंदु जी बड़े चुटकीले अंदाज में कह रहे हैं कि ये तो जो खिताब हैं, जो भी उपाधियां दी जाती हैं, ये तो खुशामद करने वालों को, चापलूसी करने वालों को दी जाती हैं, जो कि आज भी एक सच्चाई है। और उस सच्चाई को कितने बढ़िया अंदाज में यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हास्य एवं व्यंग्य भी इस युग की कविताओं की एक विशेषता रही है। अब हम जिस विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है प्राचीन और नवीन में समन्वय। क्योंकि देखिए इससे पहले का जो काल था वह प्राचीन और मध्यकाल कहलाता है, क्योंकि अब आधुनिक काल शुरू हुआ है। तो जो
प्राचीन और नवीन, क्योंकि प्राचीन में से भी बिल्कुल प्राचीन सब चीजें खराब नहीं थी और सब चीजों को नहीं बदला जा सकता और सब चीजों को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। प्राचीन में से भी जो अच्छा है उसे अपना लिया जाना चाहिए और उसमें नवीनता सम्मिलित कर देनी चाहिए। तो प्राचीन और जो नवीन का समन्वय है ये हमें भारतेंदु युग की कविताओं में दिखता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने एक महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो उसमें उन्होंने जो एक परंपरा चली आ रही थी प्राचीन काल से कि जैसे सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा, उसके बाद भी बहुत सारे कवियों ने इस विषय को लेकर कविताएं लिखी कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और राधा तथा गोपियां इत्यादि जो ब्रज के लोग हैं वे उनके विरह में बहुत ही संतप्त हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो इस विषय को लेकर बहुत सारी कविताएं हमारे साहित्य में मिलती हैं, बहुत सारा काव्य हमें मिलता है। तो देखिए ये जो परंपरा थी, प्राचीन परंपरा, इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इस प्रिय प्रवास में अपनाया, इस परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन उसमें नवीनता का समन्वय कैसे किया? इस प्रकार से किया कि जो पहले इस प्रकार के काव्य लिखे जाते थे जिसमें गोपियों का विरह वर्णन किया हुआ था, उसमें केवल और केवल गोपियों की जो दुखी दशा थी, गोपियों की जो दीन दशा थी, गोपियों की जो विरह की दशा थी, उसका चित्रण करके ही कवि लोग संतुष्ट हो जाते थे और उसमें सभी में यही परिपाटी चलती आ रही थी। लेकिन हरिओध जी ने क्या किया, उसमें जो राधा है वह केवल विरह से पीड़ित ही नहीं है, अपितु वह एक समाज सेविका के रूप में भी दिखाई हुई है। पहले के कवियों ने उसे समाज सेविका के रूप में नहीं दिखाया था। अब जो है राधा वह यह सोचती है कि चलिए कृष्ण गए तो हैं, लेकिन वे संसार का भला करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए गए हैं और इसीलिए वह संतुष्ट भी है। और जब वह पवन को, पवन दूती कविता में पवन को अपना संदेश देकर भेजती है तो वह पवन से यह भी कहती है कि तुम मार्ग में इस प्रकार से चलना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे कारण, तुम्हारे चलने के कारण परेशान ना हो, तुम जन कल्याण की भावना को अपने हृदय में रखना। तो जो राधा प्रिय प्रवास में हरिओध जी की कविता में दिखाई देती है वह विरह से दुखी तो है लेकिन उसमें जन कल्याण की भावना भी है। यह नवीनता, जन कल्याण की भावना होने की जो नवीनता है, यह उन्होंने उस काव्य में भर दी। तो ये मैं इसलिए सब बताया कि आप यह समझ लें कि उन्होंने किस प्रकार से प्राचीन जो साहित्य था, प्राचीन जो हमारे विषय थे, उसमें किस प्रकार से नवीनता का समावेश किया है। यह नवीनता हम जो भक्ति की रचनाएं हैं उनमें भी देख सकते हैं कि पहले की जो भक्ति थी उसका पालन तो, उसका निर्वाह तो अवश्य ही किया उन्होंने, लेकिन उसमें नया पुट उन्होंने इसमें नया पुट दिया है। और वह नया पुट कैसे दिया है उन्होंने कि उसमें राष्ट्रभक्ति को भी सम्मिलित कर दिया। जैसे डूबत भारत नाथ जागो अब बेगी जागो, कि इसमें नाथ यानी कि प्रभु से प्रार्थना की गई है कि भारत डूब रहा है, आप जल्दी से जाग जाइए। तो हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने प्राचीन और नवीन में अपनी कविताओं के माध्यम से समन्वय किया है। अगली जो विशेषता हम इस काल की कविता में देखते हैं वह है निज भाषा प्रेम, अपनी भाषा से प्रेम। तो इस काल के जो कवि हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा को लेकर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, उसमें अपनी मातृभाषा के लाभों को पाठकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। बड़ी प्रसिद्ध कविता है भारतेंदु जी की इस विषय में। निज भाषा उन्नति लहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ही को शूल। तो ये जो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का जो काम है, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी किया, कविताओं में भी इसका उन्होंने वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो अपनी भाषा के प्रति प्रेम की बात है वो इससे पहले इतना कभी नहीं दिखा रीतिकाल, भक्तिकाल इत्यादि में। लेकिन क्योंकि ये जो रचनाकार थे वे यह भी समझते थे कि देश को एक करने के लिए भाषाई एकता और एक जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसको आगे बढ़ाना भी अति आवश्यक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी भाषा, निज भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां भी हम यहाँ पर दोहरा सकते हैं। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी
हिंदू हिंदुस्तान। देखिए हिंदी के महत्व को यहां पर वे प्रतिपादित कर रहे हैं। अब जो अगली विशेषता हम देखते हैं इस युग की कविताओं की, वह है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। देखिए दोनों ही हिंदी के रूप हैं, ब्रज भाषा भी और खड़ी बोली भी। लेकिन इस युग में जो गद्य साहित्य है, जैसे नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि, इन के लिए तो भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपना लिया गया था। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि इस युग में ब्रज भाषा को ही कविता की भाषा के रूप में कवियों ने अपनाया, क्योंकि ब्रज भाषा की एक बड़ी ही समृद्ध परंपरा रही। आप देखिए कि रीति काल में कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही थी, तो उसको इतनी शीघ्रता से बदलना, उसके स्थान पर खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में ले आना इतना सरल कार्य नहीं था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इस काल में कविता की जो भाषा है वह ब्रज भाषा ही है। लेकिन खड़ी बोली की कविताएं भी इस काल में कवियों ने लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस काल के अधिकतर कवि तो यह मानते थे कि जो कविता के लिए, क्योंकि कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है, बड़ी कोमल भाषा की आवश्यकता होती है, जिससे कि कविता में मधुरता उत्पन्न की जा सके। और उनका मानना था कि खड़ी बोली में वो कोमलता या मधुरता विद्यमान नहीं है, इसलिए खड़ी बोली को वे कविता करने के लिए उपयुक्त भाषा नहीं मानते थे। लेकिन कुछ कवियों ने खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ किया। जैसे भारतेंदु ने स्वयं अपने जो नाटक लिखे, उन नाटकों में जो भी पद्यात्मक जो भी बातें आती थी, जो भी नाटकों में कविता के रूप में कुछ पंक्तियां बीच में आती थी, वो उन्होंने खड़ी बोली में ही लिखी हैं। तो धीरे धीरे ये जो कवि हैं ये खड़ी बोली की तरफ अग्रसर हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, इन्होंने तो महाकाव्य ही खड़ी बोली में लिख डाला, जिसे हम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रूप में जानते हैं। और जो हम विशेषता देखते हैं वह है प्रकृति चित्रण। इस काल में जो प्रकृति चित्रण हुआ है, हम जैसे पहले रीति काल में देखते आए हैं कि प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण रीति काल में नहीं हुआ था, केवल उद्दीपक के रूप में कि कोई उन्हें श्रृंगार वर्णन करना है या कोई और वर्णन करना है तो उसकी पृष्ठभूमि में प्रकृति को दिखाते थे, ताकि उस रस के परिपाक में वृद्धि हो सके। लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि शुद्ध प्रकृति की कविताएं लिखी गई हैं, वे किसी उद्दीपक के रूप में नहीं आई हैं, और उद्दीपक के रूप में तो वर्णन हुआ ही है प्रकृति का। तो प्रकृति से संबंधित जो कविताएं हैं वो स्वतंत्र रूप में और उद्दीपक रूप में, दोनों ही रूपों में हम इस काल में देखते हैं। और जो हम विशेषता देखते हैं इस काल की कविताओं की, वह है रस। देखिए जो हमारा प्राचीन परंपरा रही है हिंदी साहित्य को जब हम देखते हैं, भक्ति काल, रीति काल इत्यादि को, तो उसमें श्रृंगार, वीर और करुण, यही प्रमुख रस हमें दिखाई देते हैं कि उस काल में इन्हीं रसों से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन इस काल में हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण, इसके अतिरिक्त विभत्स इत्यादि सभी रसों से संबंधित कविताएं इस काल में लिखी गई हैं। और मुख्य रस जो है इस काल का, हम कह सकते हैं कि श्रृंगार और करुण रहा है। करुण रस में उन्होंने, जैसे पहले जो कविताएं करुण रस में लिखी जाती थी उसमें नायिका इत्यादि के विरह को, ये सब बातें करुण रस में सम्मिलित होती थी। लेकिन जो भारत के लोगों की दुर्दशा है इस काल में, भारतेंदु काल में भारत के लोगों की दुर्दशा से संबंधित जो कविताएं हैं, भारत की दुर्दशा से संबंधित जो कविताएं हैं, वे सारी हम करुण रस में सम्मिलित कर सकते हैं। तो भारत की दुर्दशा से संबंधित करुण रस की कविताएं इस काल में लिखी गई हैं, यह एक विशेष बात है। और क्योंकि रस जो है, पहले 3 मुख्य रसों से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन इस काल में अन्य रसों से संबंधित कविताएं भी अच्छी मात्रा में लिखी गई। अब हम बात करते हैं छंद विधान की। इस काल के जो कवि हैं उन्होंने प्राचीन जो हमारे पूर्व काल से परंपरा से चले आ रहे छंद, उनका प्रयोग तो किया ही, जिसमें दोहा, रोला, चौपाई, छप्पय, इसके अतिरिक्त कवित्त, सवैया,
ये सब छंद तो प्रयोग किए ही किए हैं, लेकिन भारतेंदु ने एक और काम किया है। भारतेंदु चाहते थे कि जो कविताएं हैं, साहित्य है, उनको संगीत से भी जोड़ा जाए, और वे चाहते थे कि लोक संगीत से साहित्य को जोड़ा जाए। तो इसीलिए उन्होंने कविताओं को उन सभी विधाओं में रचने के लिए भी प्रयास किया कि जिन विधाओं में संगीत में जो है कोई भी रचना निबद्ध की जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने कविताएं कैसे लिखी? कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, गजल, चैती, होली, सांझी, लावनी, बिरहा, चनैनी, ये सब जो है लोक संगीत के प्रकार हैं। ये विशेष क्षेत्र में जो उनका क्षेत्रीय संगीत होता है, लोक संगीत होता है, उसके प्रकार हैं। तो इस सब में भी भारतेंदु ने कविताओं की रचना की, और यह बहुत ही एक क्रांतिकारी और बहुत ही एक ये कहें कि साहित्य को विकसित करने वाला कार्य भारतेंदु का था कि उन्होंने कविता को संगीत से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य किया। तो इस प्रकार के जो ये कहें कि हम जो संगीत के लिए छंद थे और जो क्षेत्रीय छंद थे या लौकिक छंद थे, उनका प्रयोग भारतेंदु ने बहुतायत से किया है। तो छंद विधान में हमें यह विशेषता इस काल में दिखती है। तो ये थी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जिनको हम मुख्य रूप से भारतेंदु काल में देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भारतेंदु काल की प्रवृत्तियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ आपकी समस्याएं, शंकाएं हैं, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।